अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी नॉच सिग्नलिंग पाथवे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस सबसे पहले करेंगे कि नॉच क्या है। ये नॉच रिसेप्टर्स जो हैं वो किस तरह से बने होते हैं, ये किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, कौन से सिग्नल्स के थ्रू होते हैं और किस तरह के ये रिस्पॉन्सेज जनरेट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। देन नॉच सिग्नलिंग पाथवे की डिटेल को हम लोग जानेंगे कि किन स्टेप्स के थ्रू जो है ये एक्टिवेट करते हैं। और देन जो है हम लोग इसकी एसोसिएशन चेक करेंगे अल्जाइमर डिजीज़ के साथ। सो स्टार्ट करते हैं जी कि नॉच सिग्नलिंग के हवाले से। नॉच जो है ना वो एक सिग्नल पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर्स के नाम हैं, ठीक है। ये एक रिसेप्टर्स हैं जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन है, जस्ट लाइक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है। जिसका एक हिस्सा जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में होता है और एक हिस्सा जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन में होता है, लिपिड बाइलेयर के दरमियान में मौजूद होता है, और जो थर्ड पोर्शन होता है इसका वो साइटोसोलिक डोमेन में होता है। अच्छा जी, ये मोस्टली क्या करते हैं जी कि ये जो है ना वो रेगुलेट करते हैं पैटर्न्स को, डेवलपमेंटल पैटर्न्स को हमारे टिश्यूज़ के अंदर। यानी कि किसी तरह का कोई जब सेल है उसने अपने आप को डिफरेंशिएट करना है किसी दूसरी किसी ख़ास किस्म की स्पेशलाइज्ड फंक्शन के अंदर, तो ये सिग्नलिंग पाथवेज़ जो है ना एक्चुअली तब जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने सिग्नलिंग पाथवे देखे हैं, पढ़े हैं, जैसे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हो गए, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स हो गए, मैप काइनेज, ये रिसेप्टर्स जो है ना ये सिग्नलिंग पाथवेज ना बहुत कॉमन है, जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं। लेकिन जो अब हम लोग ये कुछ आगे बढ़ने जा रहे हैं ना पाथवेज, ये पाथवेज जो है ना वो रेयर पाथवेज है। रेयर पाथवेज इस तरह से क्योंकि इसमें से मोस्टली जो है ना वो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, और डेवलपमेंट आपको पता है कि लाइफ हिस्ट्री के अंदर जो है वो एक ही बार होनी होती है। डिफरेंशिएशन वगैरह जो है वो एक ही बार में होनी होती है, और कुछ सेल्स की, लेकिन कुछ सेल्स की जो है वो बार-बार होनी होती है। जैसे अब ये ही नॉच सिग्नलिंग पाथवे जो है हमारी गट की लाइनिंग जो है उसको जो है वो रिप्लेनिश करने में इन्वॉल्व हो रहा था। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं हो रहे। जब सेल्स की डेथ हो जाएगी, न्यू सेल्स रिक्वायर होंगे, तो तभी पुराने स्टेम सेल से जो है वो न्यू सेल्स जो हैं वो फॉर्म किए जाएँगे, ठीक है? सो ये इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। ड्रोसोफिला की न्यूरल सेल्स की डेवलपमेंट के अंदर इसकी रिसर्च हुई थी सबसे पहले, और उसके अंदर जो है ना इसकी डिटेल स्टडी हुई है। उसी के हवाले से इसके जो है ना एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे उस ड्रोसोफिला के न्यूरल सेल्स की जब फॉर्मेशन हो रही होती है, तो एपिथेलियल सेल्स की जो है एक शीट बनी होती है। एपिथेलियल प्रिकर्सर सेल्स की ना एक शीट सी बनी होती है, और उस शीट से जो है ना ये न्यूरल सेल अपने आप को आइसोलेट करवा लेता है एक सिंगल सेल को। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शीट है जो कि बहुत कॉमन है, प्रिकर्सर सेल्स हैं, और यहाँ से ये जो ब्लू वाला है इसने अपने आप को जो है ना वो आइसोलेट करवा लिया है। अब ये जब आइसोलेट करवा लेगा तो ये इस बात की इंडिकेशन देगा अपने इर्द गिर्द के इमीडिएट नेबरिंग सेल्स को कि भाई मैं जो है वो अब बनाने जा रहा हूँ न्यूरल सेल। अब आप लोगों में से कोई जो है ना वो न्यूरल सेल की डेवलपमेंट ना करे। आप लोगों ने जो मेरे साथ देना है, तो मेरे साथ एसोसिएटेड जो दूसरे टिश्यूज़ हो सकते हैं वो आप बना सकते हैं, लेकिन न्यूरल सेल नहीं अब आपने बनाना, क्योंकि न्यूरल सेल मैं अब बनने जा रहा हूँ। सो इस बात का जो सिग्नल है वो कैसे देगा, वो नॉच सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू जो है वो दिया जाएगा। इस तरह के सिग्नलिंग पाथवे को ना हम लोग लेटरल इनहिबिशन भी कहते हैं। होता ये है कि ये प्रिकर्सर सेल जब कमिट करता है अपने आप को कि वो कन्वर्ट होगा इनटू द न्यूरल सेल, तो वो सिग्नल भेजता है नेबरिंग सेल्स को, और इनहिबिटरी डेवलपमेंट के जो है ना वो सिग्नल भेजता है कि ये इर्द-गिर्द के जो सेल्स हैं ये अब अपने आप को जो है ना वो न्यूरल सेल्स में डेवलप ना करवाएँ, क्योंकि मैं जो है ना वो करने जा रहा हूँ। इसको हम लोग कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग मैकेनिज़्म के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें नॉच जो है वो एक्ट करता है एज ए रिसेप्टर। सो ये रिसेप्टर है, तो ये जो है किसी न किसी लाइगेंड को भी अपने साथ बाइंड करवाएगा। होता ये है कि ये सेल जो न्यूरल सेल में कन्वर्ट होगा, ये ब्लू वाला सेल, ये अपनी सरफेस के ऊपर ना एक खास किस्म की प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करवाता है, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा प्रोटीन्स। ये डेल्टा प्रोटीन भी जो है ना वो ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल प्रोटीन्स हैं। ये रेड कलर की जो इसके ऊपर ब्लू वाले सेल के ऊपर जो है ना वो नज़र आ रही हैं। अब ये रेड प्रोटीन डेल्टा प्रोटीन्स एक्चुअली जो है ना इस नॉच प्रोटीन्स का, जो कि ग्रीन वाले यहाँ रिसेप्टर्स हैं, ये उनके लिए एक्ट करती हैं एज ए सिग्नल लाइगेंड के तौर पे। सो ये जो है ना कॉन्टैक्ट बेस एक सिग्नलिंग है कि इस सेल से जितने भी सेल जो हैं वो कॉन्टैक्ट के अंदर होंगे, उनके नॉच रिसेप्टर्स जो हैं वो इस सेल के डेल्टा सेल प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएंगे, और अपने अंदर जो है ना वो एक इनहिबिटरी जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट कर देंगे और इनहिबिट कर देंगे।
अच्छा जी, नॉच प्रोटीन जो रिसेप्टर प्रोटीन है, इसको हम लोग जो है ना वो लेटेंट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन भी कहते हैं। लेटेंट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन क्यों कहते हैं? लेटेंट के बारे में हम लोगों ने कहा था, जो कि बड़े इंस्टेंट तौर पे जो है, बड़ी ट्रांजिशनल तौर पे जो है ना वो स्टार्ट करते हैं, और बड़ी जल्दी जो है ना वो एक जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस को जो है ना वो इनिशिएट करते हैं। ठीक है। और नेचर में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अब ये जो पीछे हमने नॉच और डेल्टा की एसोसिएशन देखी ना, तो वो एक्चुअली दोनों एक दूसरे के साथ जब बाइंड करते हैं तो वो ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू बाइंड करते हैं। दोनों के दोनों ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, नॉच भी और डेल्टा भी। दोनों जब एक दूसरे से बाइंड करते हैं तो ओ ग्लाइकोसाइलेशन के थ्रू जो है ना वो इनके अंदर एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड डेवलप होता है, और तब जाके ये दोनों जो है प्रोटीन्स और रिसेप्टर एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक अप होते हैं। ये जो है ना, इसको हम लोग लेटेंट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन कहा, और ये बहुत ही ना डायरेक्ट सिग्नलिंग पाथवे है। लाइक हम लोगों ने इससे पहले जो है ना वो मैप काइनेज पढ़ा, देन इसी तरीके से जैक स्टैट का पाथवे पढ़ा, उसके बाद टीजीएफ बीटा के बारे में बात पढ़ी। हमने पढ़ा है कि जैक से ज़्यादा डायरेक्ट जो था वो टीजीएफ बीटा था, और टीजीएफ बीटा से भी ज़्यादा डायरेक्ट जो पाथवे है ना, ये नॉच रिसेप्टर है। अब हो क्या रहा था कि साइटोकाइन रिसेप्टर जो थे पहले जैक को एक्टिवेट करते थे, जैक सॉक को एक्टिवेट करता था, सॉक्स के बाद जो है ना वो बारी आती थी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, यानी कि सॉक्स जाती थी वो न्यूक्लियस के अंदर। जबकि हम टीजीएफ बीटा के बारे में बात करते हैं तो टीजीएफ बीटा जो है ना वो डायरेक्टली उसके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स थी, जो कि जाती थी, स्मद प्रोटीन्स थी जो कि खुद जाती थी जाकर जो है ना वो सिग्नल देकर आती थी न्यूक्लियस के अंदर। अब इसके केस में क्या है कि इसमें रिसेप्टर ही चला जाता है अंदर न्यूक्लियस के। रिसेप्टर ही अपने आप को जो है ना वो अपने साइटोसोलिक डोमेन को ब्रेक करता है, और अपने साइटोसोलिक डोमेन को जो है ना वो भेज देता है न्यूक्लियस के अंदर, वो जाके एक्ट करेगा एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यानी कि इसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोटीन है ही नहीं। जैसे जैक थी, स्मद थी, स्टैट्स थी, वैसी कोई प्रोटीन नहीं है। अब सीधी सीधी जो है ना वो जो नॉच रिसेप्टर है, यही जाकर जो है ना सिग्नल देगा। इसलिए ये जो है ना ये मोस्ट डायरेक्ट सिग्नलिंग पाथवे है फ्रॉम सेल सरफेस टू द न्यूक्लियर जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। सो बायोसिंथेसिस अगर हम बात करें नॉच रिसेप्टर की, तो वो गोल्जी बॉडी के अंदर होती है। गोल्जी बॉडीज में ये जो है ना एक डाइमर के तौर पर आते हैं, और डाइमर के तौर पे आने के बाद इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी सी प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी होती है। ये हम देखते हैं इसमें ना 3 तरह की प्रोटियोलिटिक एक्टिविटीज होती हैं। लाइक जब ये गोल्जी बॉडीज के अंदर होते हैं, देन यहाँ से इनकी डाइमर्स की फॉर्म में जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन की जाती है टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, सेल सरफेस डायरेक्शन में। और देन उनकी जो है ना वो एक प्रोटियोक्लीवेज क्लीवेज 1 होती है, जो कि एक्चुअली इनको जो है ना एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के ऊपर जो है वो क्लीव करके दोनों को आपस में जो है वो बाइंड कर देती है, और ये एक डाइमर के तौर पर जो है ना वो एक्ट करता हुआ बाहर सरफेस के ऊपर जाता है। अब ये जो है ना इस तरह से इनएक्टिवेटेड फॉर्म में जो है वो पड़ा रहेगा। जूं ही ये डेल्टा रिसेप्टर के साथ जो है ना वो कांटेक्ट में आएगा, डेल्टा रिसेप्टर के साथ जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो मिलने के बाद जो है ना इसकी जो सेकंड क्लीवेज है वो भी अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर ही है, प्रोटीएजेज एंजाइम है जो कि इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के ऊपर जो है ना वो क्लीव कर देते हैं। अब जो ही एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन क्लीव करती है, उसके इमीडिएटली जो है ना वो इंट्रा सेलुलर, या जिसको हम लोग जो है ना वो ट्रांस मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स कहेंगे, वो एक्चुअली एक्शन में आती हैं ये थर्ड पोजीशन के ऊपर, और इसको यहाँ से जो है ना वो ब्रेक करती हैं। अब ये देखें यहाँ से, ये अगर आप देखें तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन है ना उस साइड के ऊपर ये कट लगा रहा है। ठीक है। ये जो प्रोटीएज है ये एक्चुअली एसोसिएटेड है विद दिस लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर। ये मेम्ब्रेन के जो है वो अंदर एसोसिएटेड होता है, और ये उसके बिल्कुल ट्रांस मेम्ब्रेन पोर्शन के ऊपर जो है ना वो कट लगाता है, और इस साइटोसोलिक डोमेन को जो है ना वो रिलीज कर देता है साइटोप्लाज्म में। अब देन ये साइटोसोलिक डोमेन जो है ना वो डायरेक्टली माइग्रेट करती है न्यूक्लियर पोर के थ्रू न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में आने के बाद जो है ना वो उन प्रोटीन्स को जो कि पहले एक्ट कर रही होती हैं एज ए रिसेप्टर्स, सॉरी रिप्रेसर, जो कि पहले जो है ना वो रिप्रेसर के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं, और उन्होंने ब्लॉक की होती है ट्रांसक्रिप्शन को। अब ये जाकर जब उसके साथ बाइंड करेंगे तो ये उनको जो है ना वो एक्टिवेटर्स में कन्वर्ट कर देंगी। ये साइटोसोलिक डोमेन ऑफ नॉच जब जाकर बाइंड करेगी इन रिप्रेसर प्रोटीन से, तो ये को एक्टिवेटर प्रोटीन्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगी, और अब ये एक ट्रांसक्रिप्शनल कॉम्प्लेक्स जो है वो मिलकर बाइंड करेगा डीएनए के एलिमेंट्री सीक्वेंसेस के ऊपर, और देन जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा। सो इस तरीके से जो है ना ये सारे पाथवे के थ्रू जो है वो नॉच जो है वो अपने सिग्नलिंग को प्रोसीड करती है टुवर्ड्स द जीन एक्सप्रेशन।
अच्छा, अब यहाँ से आप लोगों को एक क्लियर कट पिक्चर नज़र आ रही है कि पीछे वाले जितने भी हम लोगों ने पाथवेज़ पढ़े थे ना, उसमें हम ये कहते थे जी कि सिग्नल आ गया है तो सिग्नल ट्रांसडक्शन हो गई है ट्रांस और अब उसकी इन्हिबिशन की जाए। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो सिग्नल आता है जो ही उसी वक़्त रिसेप्टर की डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। यानी कि रिसेप्टर जो है वो एक बार सिग्नल ट्रांसमिट कर कर खुद जो है वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है, तो मतलब नेक्स्ट टाइम जो है ना वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी इस यानी कि नेक्स्ट टाइम सिग्नल जो है वो नहीं आ पाएगा इसी सेम रिसेप्टर के साथ। सो एक्चुअली जो नॉच रिसेप्टर्स होते हैं ये इरिवर्सिबल जो है ना इनकी एक्टिवेशन होती है और यही वजह है कि ये डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। यानी कि एक बार अगर किसी सेल ने अपनी डेवलपमेंटल डायरेक्शन जो है वो डिफाइन कर ली तो फिर वहाँ से वो वापस नहीं आएगा। जैसे पीछे भी हम लोगों ने ड्रासोफिला फ्रूट फ्लाई के केस में पढ़ा कि अगर वो सेल ने अपने आप डिसाइड कर लिया कि उसने न्यूरल सेल बनाना है तो फिर वो जो है ना वो दोबारा से स्टेम सेल की तरफ नहीं आएगा, वो वन वे जो है ना वो रोड के ऊपर चला जाएगा। सो एक्चुअली ये नॉच रिसेप्टर जो है वो इस सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू जो है ना वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो जो है सिग्नल का वो इंश्योर करते हैं। ठीक है, और ये एक अच्छी चीज़ भी है डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहे हैं जी कि इसकी एसोसिएशन कैसे है अल्जाइमर डिजीज़ के साथ। अल्जाइमर डिजीज़ जो है ना वो डिमेंटिया की एक जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसमें एक्चुअली न्यूरल सेल्स की डिग्रेडेशन हो जाती है। अच्छा, ये जो फाइनल क्लीवेज थी 3rd नंबर के ऊपर जो हम लोगों ने क्लीवेज देखी जिसके थ्रू जो है ये साइटोसोलिक डोमेन जो है वो सेपरेट हो जाती है। अ, ये ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट के अंदर होती है और इसके लिए जो है ना वो एक मैंने बताया था प्रोटीएज होता है सेक्रिटेज, गैमा सेक्रिटेज। ये गैमा सेक्रिटेज जो है ना ये इस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसकी क्लीवेज करने प्रॉपर क्लीवेज करने के लिए। इन केस अगर इसमें किसी तरह की कुछ म्यूटेशंस आ जाए तो ये जो है ना वो सेल की डेवलपमेंट ठीक तरीके से न्यूरल सेल्स की डेवलपमेंट ठीक तरीके से नहीं हो सकता और एक स्पेशल कंडीशन है अल्जाइमर डिजीज़ की, फेमिलियल अल्जाइमर डिजीज़। फेमिलियल अल्जाइमर डिजीज़ हम उसे कहते हैं जो कि बड़ी ना इनिशियल स्टेजेस में यानी कि आपको जो है ना वो अर्ली एजेस में ही ये हो जाएगी फेमिलियल अल्जाइमर डिजीज़ कहते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ये न्यूरल सेल्स को मैच्योर ही नहीं होने देती। न्यूरल सेल्स जो हैं वो चूँकि मैच्योर होना है नॉच सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू और नॉच सिग्नलिंग जो है वो ब्लॉक हो गई है ड्यू टू द म्यूटेशन इन द गामा सेक्रेटेज, जिसकी वजह से जो है ना वो न्यूरल सेल्स जो है वो इमैच्योर फॉर्म में होंगे और वो पर्सन जो है वो मेमोरी लॉस का शिकार होगा। एक दूसरी अल्जाइमर डिजीज़ है उसके अंदर भी इसकी एसोसिएशन देखने को मिली है जिसमें ये गामा सेक्रेटेज क्या करता है कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन न्यूरल प्रोटीन्स जो है जो प्रोटीन्स उस लिपिड बाइलेयर के दरमियान में मौजूद होती हैं उनको जो है ना ब्रेक डाउन करता है, उनकी प्रोटियोलाइसिस करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स रिलीज करता है। यानी कि सेल से बाहर जो है ना वो बहुत से पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स जो है ना वो रिलीज करना शुरू कर देता है। ये गैमा सेक्रेटेज ट्रांस मेम्ब्रेन में जो मौजूद होती हैं प्रोटीन्स उनकी ब्रेक डाउन करके पेप्टाइड्स फ्रेगमेंट रिलीज करना शुरू कर देता है सेल के बाहर। अब बहुत ज़्यादा अकमुलेशन हो जाती है उन फ्रेगमेंट्स की, उनका एग्रीगेशन बन जाता है एक मिसफोल्डेड प्रोटीन की फॉर्म में जिसको अमाइलाइड प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो अमाइलाइड प्लेक्स हैं ये क्या करते हैं, ये इर्द गिर्द के जहाँ जहाँ पे भी ये एग्रीगेशन बनाएंगे वहाँ इर्द गिर्द के न्यूरल सेल्स को जो है ना वो डैमेज करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, डिग्रेडेशन होगी और लॉस ऑफ न्यूरल सेल्स होगा और न्यूरल सेल्स से मेमोरी लॉस जो है वो हमें देखने को मिलेगा और ये फिर हमें जो है ना एक दूसरी अल्जाइमर डिजीज़ की जो है ना वो टाइप एक्सपीरियंस करने को मिलती है। सो ये था हमारे पास नॉच सिग्नलिंग पाथवे। होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ क्वेश्चन जो है वो कमेंट्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।